अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरवाफियत से होंगे और अपने रब की अता करदा नेमतों के शुक्रगुजार होंगे। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हम अपनी तमाम तर पिछली वीडियोस में आपके साथ आपकी ही भेजी हुई कहानियाँ और कुछ चंद दोस्त अहबाब की कहानियाँ आप तमाम के साथ शेयर करते रहे हैं। आज भी एक ऐसी ही कहानी हमारी एक बहन ने हमारे साथ शेयर की है। आइए हम उनकी कहानी समाअत करते हैं उन्हीं की ज़बानी। मैंने जब से होश संभाला है तब से अपने घर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये कुछ और था, एक अजनबी सा बोझ, एक ऐसी मौजूदगी जो हमेशा साथ रहती है लेकिन कभी खुलकर सामने नहीं आती। जितना मुझे याद है हमारा घर हमेशा से हॉन्टेड रहा है। अजीब आवाज़ें, बिला वजह चीज़ें गिरना, रात के अंधेरे में किसी के चलने की हल्की सी आहट, ये सब हमारे लिए आम सी बात थी। लेकिन ये सब क्यों और कैसे शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता। जब ये घर बना तो सबसे पहले हम ही यहाँ शिफ्ट हुए थे। पूरा मोहल्ला नया था, नए घर, नए लोग, हर तरफ तामीरात अभी जारी थी। लेकिन हमारा घर पहली रात से ही मुख्तलिफ था। बचपन में जब भी अपनी अम्मी से पूछती कि ये सब क्यों होता है वो चुप हो जाती, बस इतना कहती कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जितनी बार मैंने ये बात की है उतनी ही बार कुछ और अजीब होता गया। पुराने लोग कहते हैं कि इस जगह पर पहले एक कब्रिस्तान था जिसे तोड़कर घर बनाए गए हैं। पता नहीं ये सिर्फ अफवाह थी या हकीकत, मगर जो कुछ भी हमारे साथ होता रहा है इसके बाद मुझे यकीन हो गया कि सिर्फ एक कहानी नहीं है। इस घर के हर कोने में कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर है। एक अजीब सी ठंडक जो सिर्फ एक ख़ास जगह पर महसूस होती है। दीवारों पर कभी कभार कीले धब्बों का बन जाना सिर्फ एक वहम तो नहीं हो सकता, और रात के अंधेरे में ऐसा लगना कोई आपको घूर रहा है। ये सब शायद उन चीज़ों का शिकार होने लग जाएं तब समझ आया कि ये सिर्फ तख़य्युल नहीं है। अगर मैं आपको हर एक अजीबोगरीब वाक़या बताऊं जो इस घर में हुआ तो शायद एक हफ़्ता लग जाए। हर दिन कुछ नया, हर रात एक नया डर। मगर फ़िलहाल सिर्फ वो बातें सुना रही हूँ जो सबसे ज़्यादा अहम है। वो वाक़या जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। वो वाक़या सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि महसूस करने में भी डर लगता है। एक रूह जो हमारे घर में रहती है, क्या पता वो शायद पहले भी इसी जगह रह रही हो। मुझे इसका एहसास तब से होने लगा जब मैं सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी। बचपन का हर पल मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान चाहे तो भी नहीं भूल सकता, और ये वाक़या उन्हीं में से एक है। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरी अम्मी मुझे कमरे में सुला रही थी। अम्मी कहती हैं कि उस वक्त मैं सिर्फ 3-4 साल की थी। ऐसी उम्र जब बच्चों की ज़बान नहीं होती, जब वो नए नए बोलना सीख रहे होते हैं। अम्मी कहती हैं कि उस दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उन्होंने मुझे प्यार से सुला दिया और कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़कर चले गए। मगर जैसे ही वो कमरे से निकली उन्होंने मुझे धीरे धीरे किसी से बातें करते सुना। पहले उन्हें लगा कि शायद मैं नींद में कुछ बोल रही हूँ या अपने खिलौनों से उठकर खेलने लग गई हूँ। लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो आवाज़ बिल्कुल साफ़ थी, जैसे मैं किसी से सवाल जवाब कर रही हूँ। अम्मी वापस आई, कमरे का दरवाज़ा धीरे से, और मुझे देखा। मैं अपने बिस्तर पर अकेली बैठी थी लेकिन मेरी आंखें सामने एक खाली जगह को देख रही थी। मुझे देखकर अम्मी ने पूछा, तुम किससे बातें कर रही हो? अम्मी जो इस वक्त बहुत घबरा गई थी कहती हैं कि जब तुम बात कर रही थी और मैंने तुमसे पूछा, तुमने बगैर किसी झिझक के सिर्फ एक लफ्ज़ कहा था, उससे, और सामने की तरफ इशारा किया था। पर मुझे कोई सामने दिख नहीं रहा था। हमारे घर में कोई भी और नहीं था उस वक्त। न ही अम्मी अब्बू ने कभी मुझे किसी के बारे में बताया था, ना ये लफ्ज़ सिखाया था, उससे लफ्ज़। लेकिन उस दिन मैंने इस अंदाज से बोला जैसे मैं उस तरफ किसी को देख रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कैसे मेरे मुंह से निकल गया, कहाँ से आया। ना ही मुझे याद है कि मैंने कभी इससे पहले सुना हो। मगर मुझे इतना याद है कि जब भी अम्मी मुझसे पूछती किससे बात कर रही हो तो मैं सिर्फ एक तरफ इशारा करती और कहती, उससे। अम्मी पहले समझ ना पाई। उन्हें लगा कि शायद मैं किसी ख़याली दोस्त की बात कर रही हूँ, जैसे छोटी बच्चियाँ अक्सर करती हैं। मगर जब उन्होंने पूछा वो उदास क्यों है तो मैंने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया, क्योंकि उसकी माँ खो गई है। अम्मी ने हैरानी से देखा। एक छोटी सी बच्ची का ऐसा कहना अजीब था। उन्होंने थोड़ा और समझाने के लिए पूछा, वो अपनी माँ को क्यों नहीं ढूंढ सकती? मैंने कहा, क्योंकि वो गिर गई थी और गिरकर मर गई। बस इतना कहना था और अम्मी ने बगैर एक लफ्ज़ बोले मुझे अपनी गोद में उठाया और मजबूती से पकड़ लिया। उनका हाथ मेरे सर पर था लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि वो काँप रही थी। अम्मी कहती हैं कि उस दिन उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ बचपन का वहम नहीं। सोचो, एक छोटी सी बच्ची ऐसी बातें कैसे कर सकती थी? मुझे तो उस वक्त मरने का तलब भी नहीं पता था।
एक छोटी सी बच्ची जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखी, वो कैसे कह सकती है कि कोई गिरकर मर गया। मगर मैं जानती हूँ कि ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी, ये सिर्फ शुरुआत थी, जो उन वाक़यात में से एक था। अब जो मैं सुना रही हूँ वो दूसरा वाक़या। मेरा वो नर्सरी जो बचपन में था, उसे एक दिन फैमिली कंप्यूटर रूम बना दिया गया था। पहले ये कमरा सिर्फ मेरा था, यहाँ मेरा छोटा सा बेड था, रंग बिरंगी दीवारें थीं और एक कोने में वो खिलौने जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई ये जगह बदलती गई। पहले यहाँ से मेरा बेड गया, फिर मेरे खिलौने, और फिर एक दिन ये सिर्फ एक कंप्यूटर रूम बन गया। मगर शायद कोई था जो ये नहीं चाहता था। एक रात की बात है जब मैं स्कूल की मिडिल क्लास में थी। मेरी रोज़मर्रा की रूटीन बहुत सख्त थी, सुबह स्कूल, फिर ट्यूशन और फिर होमवर्क। लेकिन उस रात मेरी बड़ी बहन अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई थी, यानी कोई मुझे होमवर्क से काम के लिए प्रेशराइज़ करने वाला नहीं था। ये मेरा मौका था कि बगैर किसी मुदाखलत के मैं रात भर कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकूं। अम्मी नीचे लाउंज में टीवी देख रही थी और अब्बू बेसमेंट में कुछ पुरानी चीज़ों के साथ मसरूफ़ थे, यानी पूरा ऊपर का फ्लोर सिर्फ मेरा था। कमरे का दरवाज़ा बंद था और मैं आराम से फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी। तभी अचानक एक अजीब सी फीलिंग हुई। वो जो महसूस हो रहा था जब आप अकेले होते हैं मगर लगता है कि कोई और भी है। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम हो, मगर फिर मैंने एक छोटी सी आवाज़ सुनी, धीमी, हल्की लेकिन साफ। एक लड़की की आवाज़ थी और सिर्फ एक लफ्ज़ कहा गया, अम्मी। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं, मेरी सांस अटक गई। पूरा कमरा अचानक से अजीब सा हो गया। पहले मुझे लगा कि शायद नीचे से कोई आवाज़ आई हो या मैंने गलत सुना हो, मगर वो आवाज़ बिल्कुल मेरे पीछे से आई थी, कमरे के अंदर से। लेकिन अभी मैं इस बात को समझ भी नहीं पाई थी कि नीचे से अम्मी की चीख सुनाई थी। उनकी आवाज़ तेज़ थी, जैसे वो घबरा गई हों। मैं एकदम सीधी बैठी, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। नीचे से अम्मी की आवाज़ में घबराहट थी। मैं फ़ौरन उठी और दरवाज़ा खोलकर नीचे झांका। अम्मी लाउंज के बीचों बीच खड़ी थी। उनका चेहरा जर्द पड़ चुका था, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो। जैसे ही मेरी नज़र उनकी आंखों से मिली, उन्होंने बस एक बात कही, तुम अभी ऊपर कंप्यूटर रूम में थी ना? मैंने धीरे से सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे बैठ गई और उनका चेहरा जर्द पड़ चुका था। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बाद में जब उन्होंने बताया तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। अम्मी कहती हैं कि जब उन्होंने मुझे बुलाया था तब उनके सामने एक छोटी सी लड़की सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, एक लड़की जो बिल्कुल मेरी तरह लग रही थी। इस वाक़े को अभी चंद दिन ही हुए थे कि अम्मी को लगा जैसे मैंने आवाज़ दी। उन्होंने कहा कि तुमने बुलाया है? लेकिन जब मैंने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, तो हम दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। एक अजीब सी खामोशी छा गई। पता नहीं वो डर का एहसास है कुछ और, मगर मुझे लग रहा था कि हमारे अलावा भी कोई यहाँ है जो हमारी बातें सुन रहा है। अम्मी ने फ़ौरन जो LED पर वीडियो लगी हुई थी उसे रिवाइंड किया। शायद ये आवाज़ किसी सीन की थी, शायद किसी किरदार ने लफ्ज़ बोला, मगर जब उन्होंने रिवाइंड के देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था और मैंने भी कुछ ऐसा नहीं किया। कोई वीडियो नहीं चल रही थी, कोई साउंड नहीं था, कोई जवाब नहीं मिला। उस दिन के बाद चीज़ें बदलना शुरू हो गईं। साल गुजर गया, हमने इस बात को भुला दिया, शायद भुलाने की कोशिश की, लेकिन फिर एक अजीब सी चीज़ रोज़ होने लगी। कंप्यूटर रूम का दरवाज़ा अक्सर खुद ब खुद खुल जाता था। पहले हमें लगा कि शायद हवा की वजह से हो रहा है, मगर जब मैंने एक दिन जानबूझकर दरवाज़ा लॉक कर दिया और थोड़ी देर बाद वापस देखा तो दरवाज़ा धीरे से खुद ब खुद खुल चुका था। तब मुझे समझ में आया कि ये कोई हवा नहीं थी, ये कोई और था। रात को अक्सर मुझे लगता था कि कॉरिडोर में कोई चल रहा है, धीरे धीरे एक एक कदम करके। मैं तो अपने बिस्तर पर लेटी होती थी, लेकिन फिर मुझे भी लगता था कि कोई कॉरिडोर से गुजरता है, रुकता है और हर बार मेरे कैमरे के और करीब आता है। फिर एक दिन एक ऐसी बात हुई जो आज भी सोचूं तो मेरी रूह कांप जाती है। उस दिन तमाम घर वाले नीचे डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे, मैं भी नीचे ही थी सबके साथ। तभी ऊपर वाले फ्लोर से ज़ोर शोर से आवाज़ आने लगी, जैसे कोई तेज़ रफ्तारी से भाग रहा हो, कोई भारी चीज़ हिल रही हो। कंप्यूटर के सामने जो कुर्सी थी उसके गिरने की आवाज़ आई। सब एक पल के लिए चुप हो गए। फिर अब्बू ने गुस्से से कहा, कौन है ऊपर? लेकिन हम सब यहाँ थे, ऊपर कोई नहीं था। मेरी बहन ने सबसे पहले भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की, फिर अम्मी, फिर मैं। जब हम ऊपर गए तो सब कुछ ठीक था, कोई वहाँ नहीं था। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा डरावनी थी वो ये थी कि हर चीज़ बिल्कुल वैसी की वैसी रखी थी, कोई चीज़ हिलती हुई नहीं मिली। कुर्सी जिससे गिरने की आवाज़ आई थी वो बिल्कुल अपनी जगह पर थी, कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं। क्या वो अब भी यहीं थी? ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और अब मैं आपको बताऊंगी, जब मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी तब भी मेरी यूनिवर्सिटी से घर वापस आती थी कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर होता था, जैसे ये घर अब भी मुझे बुला रहा हो, जैसे जगह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक ज़िंदा चीज़ हो जो मुझे वापस खींचना चाहती हो। एक रात की बात है जब मैं ग्राउंड फ्लोर पर अकेली थी,
बाकी घर वाले या तो सो चुके थे या किसी और कमरे में थे। हर जगह खामोशी थी, सिर्फ मेरी सांस और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक ऊपर से तेज़ फट फट की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ज़्यादा कदमों की, पहले धीरे फिर तेज़ फिर बहुत तेज़, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से भाग रहा हो। ये उससे पहले भी हो चुका था। मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। पहले लगा कि शायद कोई वहाँ चला गया हो, लेकिन मुझे तो पता था कि ऊपर कोई नहीं था, कोई भी नहीं। मैंने कांपते हाथों से अपनी बहन को टेक्स्ट लिखना शुरू किया कि ऊपर कोई है, लेकिन जैसे ही सेंड करने वाली थी आवाज़ और भी तेज़ हो गई, जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे भाग रहा हो। एक एक कदम ज़ोर से पड़ रहा था, जैसे कोई मुझे ढूंढ रहा हो। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं एकदम उठी और देखा घर के दूसरे साइड पर अब्बू के ऑफिस के अंदर एक आदमी खड़ा था। वो आदमी कोई अपना नहीं था, कोई मेहमान नहीं था, वो यहाँ नहीं होना चाहिए था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे अंदर कुछ भी ना हो, जैसे कोई रोशनी ना हो। एक पल के लिए उसका चेहरा साफ दिखाई न दिया, लेकिन जैसे ही उसने अंधेरे से अपना सर उठाया, मेरी रगों में ठंड सी दौड़ गई। उसका चेहरा आधा सड़ चुका था, या कह लो कि उसका आधा चेहरा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे जलाया हो या फिर वो बहुत अरसे तक ज़मीन के नीचे दबा रहा हो। उसके बाल जो आपस में उलझे हुए थे, कंधे और एक दूसरे से चिपके हुए, जैसे घड़ी मिट्टी से निकला हो। उस वक्त मुझे समझ ना आया। मैं तो समझ रही थी कि एक छोटी सी लड़की का साया है, लेकिन ये एक बड़ा आदमी था। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावना ये नहीं था, सबसे डरावना वो था जो उसने आगे किया। उसने धीरे से अपनी नज़र मुझ पर रखी और फिर उस दरवाजे की तरफ चला जो गैराज तक जाता था, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाजे के अंदर से गुजर गया, जैसे दरवाज़ा वहाँ हो ही ना, जैसे वो सिर्फ मेरे लिए दिखाई दे रहा हो, जैसे वो किसी और दुनिया का हो। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई हो। मैं वहाँ जम गई थी, सीढ़ियों के बीच अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिल सकी। मेरे हाथ अब भी बहन को टेक्स्ट सेंड करने वाले थे, लेकिन अब उसका टेक्स्ट करने का क्या फ़ायदा। जो मैंने देखा वो सच था। उस दिन के बाद सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि शुरू हो गया। वो डरावना शख्स मुझे हर जगह नज़र आने लगा, हर जगह। कभी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के दरमियान, कभी मेरे बिस्तर के सामने, और सबसे ज़्यादा डर तब लगा जब एक दिन लाइब्रेरी के कोने में अकेली बैठी थी और बुक शेल्फ के बीच से मुझे वही सफ़ेद आंखें दिखाई दी। आज भी कभी कभार वो मुझे दिखता है, कहीं भी कभी भी वो सफ़ेद आंखों से मुझे घूरता रहता है, जैसे कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये तो होता ही रहा। वो वीकेंड जो अजीब सा था, अब्बू और मेरी बहन किसी फैमिली ट्रिप पर गए हुए थे और मैं सिर्फ अम्मी के साथ घर पर थी। पहले तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं घर वापस आई, वो एहसास होने लगा जैसे कोई जान गया हो कि मैं वापस आ गई हूँ, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे ये घर अब भी जिंदा हो। अम्मी अपने कमरे में सो चुकी थी और मैं किचन में अपना खाना गर्म कर रही थी। माइक्रोवेव की हल्की रोशनी और उसकी घंटी की आवाज़ घर के सन्नाटे में अजीब सी लग रही थी। तभी एक ऐसी आवाज़ आई जो सीधा मेरी रगों में ठंड डाल गई। एक औरत की चीखती हुई आवाज़, इतनी तेज़, इतनी ज़ोर से, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। मैंने सब कुछ छोड़कर अम्मी के कमरे की तरफ भागना शुरू किया। दरवाज़ा ज़ोर से खोला, लेकिन अम्मी तो सो रही थी, कोई आवाज़ नहीं थी। लेकिन एक चीज़ थी जो चल रही थी। अम्मी के सामने पड़ी एलिका अपने आप चालू हो गई थी और इस पर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, एक औरत की हल्की सी सिसकियाँ, फिर धीरे से जैसे कोई कहानी सुना रही हो। मिट्टी, मकबरा, गिरना, चीखना। मैंने बगैर सोचे फ़ौरन उसे बंद किया। हल्की सी घबराहट थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद कोई ग्लिच होगा। मैं नीचे वापस आई। सिर्फ 5 मिनट गुजरे थे कि वही आवाज़ फिर से। मुझे यकीन था कि अम्मी सो रही हैं और रेडी तो सिर्फ तब चालू होती जब कोई उसे कमांड दे। तो फिर ये कौन था? अब बस बहुत हो गया। मैंने वो एलईडी अनप्लग की और अम्मी की अलमारी में डाल दी। अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब कोई आवाज़ नहीं आएगी। मैं नीचे वापस आई, लेकिन अब एक और चीज़ हुई। फैमिली रूम वाली एलईडी अपने आप ऑन हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि सब क्या हो रहा है। मैं भागकर वहाँ गई, लेकिन जैसे ही मैंने एलईडी के पास हाथ ले जाना चाहा, उसकी लाइट बंद हो गई। पूरा घर एकदम बिल्कुल खामोश हो गया, इतना खामोश कि मुझे सिर्फ अपनी सांस सुनाई दे रही थी। मुझे अब किसी से बात करनी थी। मैंने अपने दोस्त को वीडियो कॉल की, उसे सब कुछ बताया, हर एक चीज़। जब हम बात कर रहे थे तभी ऊपर से आवाज़ आई, अम्मी के कमरे से किसी के चलने की आवाज़। फिर वो कदम रुक गए। मैं और मेरी दोस्त दोनों एकदम चुप हो गए। मेरे हाथ कांप रहे थे। कैमरा उठाया और ऊपर देखा। जब मैं नीचे थी तो फिर ऊपर कौन चल रहा था? और तभी मैंने देखा अम्मी के कमरे का लैंप अपने आप ऑन ऑफ हो रहा था, जैसे कोई जानबूझकर स्विच चला रहा हो। मेरी दोस्त ने भी ये सब देखा। हम दोनों हिल गए। अब मुझे यहाँ नहीं रहना। तब मैंने फ़ौरन अम्मी के कमरे का दरवाज़ा खोला, उन्हें उठाया और सब बताया। उस दिन हम दोनों ने फैसला किया कि हम अपनी बहन के कमरे में सोएंगे। लेकिन जो हम नहीं जानते थे वो ये था कि जो भी था वो सिर्फ एक कमरे तक महदूद नहीं था। आज तक बस एक और चीज़ जो मुझे हमेशा डराती है,
पिछले हफ्ते जब मेरी बहन घर पर थी, उसने मुझे बुलाया बिल्कुल घबराए हुए अंदाज में और कहा कि तुम्हारी अहली की खुद ब खुद बोल रही है। उसकी आवाज़ में वो डर और हैरानी साफ झलक रही थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो शायद मैं कभी सोच भी ना सकती थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने बगैर किसी ताख़ीर के नीचे जाकर एलईडी को अनप्लग किया, लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया, सिर्फ 5 मिनट गुजरे कि आवाज़ फिर से जैसे किसी ने मेरी आवाज़ को पुकारा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी आंखों के सामने एक अजीब नज़ारा था। एलईडी फिर से प्लग में लगी हुई थी, बिल्कुल वैसे जैसे पहले थी। किसने किया? किसने इस डिवाइस को फिर से चालू किया? हमें बिल्कुल समझ ना आई, लेकिन एक बात यकीनी है, जब भी मैं घर वापस आती हूँ कुछ ना कुछ होने लगता है। एक ऐसी अनोखी ताकत जो मेरे आसपास घूमती रहती है। ये घर जो बचपन से लेकर आज तक ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात करता रहा है। अब मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्या ये सब मेरे जहन का तसव्वुर है या फिर कोई ऐसी पुरानी रूह जो इस घर से कभी जुदा नहीं हो सकती, जब मेरी कहानी सुनाने के लिए ज़िंदा हो गई हो। हर एक नज़र, हर एक आवाज़, हर एक हलचल मुझे याद दिलाती है कि कहानी बस मेरे लिए नहीं है। शायद ये कहानी हर उस शख्स के लिए है जिसे ऐसी कोई चीज़ महसूस होती है, जिसे ऐसी राज समझ में नहीं आता। मैं इतनी परेशान हूँ कि समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये कोई काला जादू है, पुराने कब्रिस्तान का असर, या कोई भटकी हुई रूह जो अपनी कहानी को मुकम्मल करना चाहती है? मैं हर रात ये सवाल अपने दिल में दोहराती हूँ, लेकिन जवाब नहीं मिलता। और जब मैं घर वापस आती हूँ, एक बयान ना हो पाने वाली सूरत मुझे हमेशा याद दिलाती है कि यहाँ कुछ ना कुछ है जो मेरे आसपास घूमता रहा है। क्या ये रूह मुझे छेड़ती रहेगी या फिर मैं कभी इस राज का हल ढूंढ पाऊँगी? अभी तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि हर पल, हर रात मेरे दिल में वही सवाल गूंजता है, किसने किया? और मैं अभी भी इस जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। ये थे मेरे वाक़यात जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप में से कोई